अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज मशरिक़ वस्ता एक बार फिर तारीख के ख़तरनाक तरीन मोड़ पर खड़ा है। आग, बारूद और ताकत के खेल ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आज 32वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरता लम्हा हालात को मज़ीद संगीन बना रहा है। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर की जाने वाली शदीद बमबारी ने पूरे खित्ते को लर्जा कर रख दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक भारी भरकम बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये ऐसे हथियार हैं जो ज़मीन के अंदर छुपे अहदाफ को भी नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने एक नई हिकमत अमली के साथ वो सामने आए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खोले बगैर ही जंग का खात्मा चाहते हैं। उधर बरतानिया ने भी वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि ये जंग इनकी नहीं और वो ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बयान आलमी शबबंदी में दरारों की निशानदही करता है। इसी दौरान अमरीका के एक मुस्ताफी सिक्योरिटी ओहदेदार ने अवाम से अपील की है कि ईरान में ज़मीनी जंग को रोका जाए, क्योंकि ये जंग अगर फैली तो इसके नताइज काबू से बाहर हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू और ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि ईरान मुसलसल मुज़ाहमत का पैगाम दे रहा है और वो झुकने को तैयार नहीं। दुनिया भर में तवानाई बहरान के बादल मंडला रहे हैं, आलमी मईशत हिचकोले खा रही है और हर मुल्क अपनी बका की जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार भी तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह बहरान सिफारतकारी से हल हो सकेगा या दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन आज दुनिया बेचैनी से एक ऐसे कल की मुंतजिर है जो शायद पहले जैसा ना हो। आज की डिस्कशन लिए स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं और एम्बेसडर टू ईरान हैं, शमशाद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शमशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी ट्रंप के दोहरे मयार के हवाले से। सर, एक तरफ तर्जुमान वाइट हाउस ये कहते हैं कि 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल ईरान से अमेरिका डील चाहता है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सर कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर भारी भरकम बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। सर, सवाल सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका और इसराइल आखिर चाहते क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी व्हाइट हाउस कह रहा है या ट्रंप कह रहा है वो कोई हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि ट्रंप ना सियासतदान है, ना डिप्लोमेट है, और ना ही ये कि कोई कांग्रेस का तजुर्बा है इसको या सेनेट का तजुर्बा है, यानी किसी किस्म का वो इसने एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया जिससे इंसान लीडर बनता है। सही। ये बुनियादी तौर पर एप्स्टीन की पैदावार है, प्रोडक्ट है, और एप्स्टीन जो है वो मोसाद वालों का नेटवर्क है। इसराइल की जो नेटवर्क इंटेलिजेंस एजेंसी है, जी जी। उन्होंने ये नेटवर्क बनाया हुआ है। अमेरिका के सियासतदानों और ब्रिटेन के सियासतदानों को वो पूरी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं अपने मुफादात के मुताबिक, जी। और किसी हद तक कामयाब होते हैं। और ये इसकी हद तक तो ये है कि ये चूंकि सियासतदान नहीं था, कोई वकील नहीं था, कोई डिप्लोमेट नहीं था, तो इसको आसानी से कर लिया था, क्योंकि ये जुए का कारोबार करता है, कैसीनोज बनाता है, ट्रंप टावर्स बनाता है, रियल एस्टेट का बिजनेस है इसका, और बिजनेस के मुताबिक ये ट्रांजैक्शंस के तौर पर फैसले करता है। और मैं कभी भी इससे इत्तेफाक नहीं करता जिस किस्म की ये बातें करता है। पहली टर्म में जब आया था ये 16 से लेकर 20 तक, जी। तो ही सक्सीडेड प्रेसिडेंट ओबामा, और ओबामा को चूंकि 2009 में एक नोबेल प्राइज मिल गया था, वो भी फॉर डूइंग नथिंग। वो इनाम किसी वजह से नहीं जी उसको मिला था, वो नोबेल वालों ने वो दिया था क्योंकि जो है अमेरिका मुतवातर 9/11 के बाद एक जंग ऐसी में पड़ गया था जिसपे मिडल ईस्ट में उसने तहस नहस की हुई थी। तो वो चाहते थे कि ये जो नया सदर मुंतखब हो रहा है, और चूंकि इसका बैकग्राउंड मुसलमान बैकग्राउंड है, तो उन्होंने उसको एनकरेजमेंट के तौर पर नोबेल प्राइज दे दिया था। ठीक। अब जब ये पहली टर्म में आया, उस वक्त तो इसको नोबेल प्राइज का इतना ख्याल नहीं था, क्योंकि इसके एजेंडे पे सबसे टॉप पे कुछ और था, और वो था नेतन्याहू का ये इसरार
कि तुम अगर प्रेसिडेंट बन जाते हो तो ये जो इसके साथ ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट जी। हुआ है, वो खत्म करना है। सही। ये आते ही इसने उसको स्क्रैच किया। हम्म। और वो डील जो था, न्यूक्लियर डील, वो इतना अहमियत का हामिल था कि उससे ईरान ने ये कमिट कर दिया था कि मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने, लेकिन मैं अपनी आर्टिकल 4 है जो एनपीटी का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, उसके तहत जो मुझे इनएलिजिबल राइट है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, तो वो उसका हक है। तो वो तस्लीम हो गया था और वो उसकी कंडीशनैलिटीज वगैरह सारा कुछ तय होके वो मुआहदा तय पा गया था। सही। और उसमें 5 बड़े रियासतों के मेंबर, जिनमें अमेरिका समेत जो सलामती काउंसिल के 5 मेंबर हैं, बड़े परमानेंट मेंबर, वो थे, और छठा जर्मनी। सही। तो आते ही इसने वो स्क्रैच किया हम्म। और उससे पूरी दुनिया में गैर यकीनी कैफियत पड़ गई थी। उसी वक्त दुनिया को पहला एक धचका लगा था। हम्म। और फिर फौरन बाद जो इसने फैसला किया वो था जेरूसलम को इसराइल का दारुल खिलाफा तस्लीम किया। और साथ ही अपनी जो एम्बेसी थी इसराइल में, वो शिफ्ट कर दिया तल अवीव से जेरूसलम। जी। तो ये इसने बड़े फैसले, किसी भी अमेरिका के सदर को कभी जुर्रत नहीं हुई थी करने की, वो कर दिया। हम्म। और फिर आखिर में इसने अब्राहम अकॉर्ड का एक शेष शोशा छोड़ा था उस वक्त। तो उसके मुताबिक इसने ये कहा था कि मैं इसराइल को कि मैं रिकग्निशन करवाऊंगा मुसलमान मुल्कों से। और वो कुछ मुल्कों की हो गई थी, उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, लेकिन सऊदी अरब मिनट पे बैकआउट कर गया था। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में ये कह रहा था, मोदी को भी इसने ये शोशा दिया था कि देखो ये जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जी। मैं ये यहाँ रिजॉर्ट बनाऊंगा। ये सही। इसको रिजॉर्ट जो है ना, ये बड़ा फेवरेट थीम है, जी। और मैं यहाँ यहाँ ये रिजॉर्ट बनाऊंगा, तो बस ये करेंगे। तो उसके फौरन बाद मोदी को इतनी शय हो गई कि उसने वो आर्टिकल 370 और 35B वगैरह जो थे वो एब्रोगेट कर दिए। यानी मकबूजा कश्मीर का हुलिया उसने और मजीद बिगाड़ दिया इसकी कहने पर। ये सारी सिलसिला चल रहा था, तो इतने में इसकी पहली टर्म खत्म हो गई। सही। तो दुनिया तहस तो कर दी थी, लेकिन पहली टर्म में इससे आगे ना जा सका। तो फिर दूसरी टर्म में सदर आ गया था बाइडन, वो अपनी तौर पर सदर था, तो उसने भी 4 साल गुजार दिए। और उसके बाद जब दूसरी टर्म इसकी शुरू होने वाली थी, तो फलस्तीनियों ने ये अहद कर लिया था कि इसके आने से पहले हमने इंश्योर करना है कि सऊदी अरब रिकॉग्नाइज न करने पाए इसराइल को। सही। तो उन्होंने फिर इसराइल के साथ पंगा लिया और उसके नतीजे में वो जंग शुरू की, जिसके तहत इसराइल ने जेनोसाइडल किलिंग की, फलस्तीनियों की 80,000 बंदे शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, तबाह हो गया। यानी जितने भी जुल्म हो सकते थे वो, और वो सब शमशाद साहब, आपने बहुत थी। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ट्रंप का पहला टर्म और अब तो दूसरा दौर है। सर, इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप ने जो अपनी कैंपेन स्टार्ट की उसमें उसने बात की कि मैं जंग नहीं अमन चाहता हूं, और दुनिया ने, ख़ास तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें, और अमेरिका में जिन लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया वो इसी वजह से सपोर्ट किया कि ट्रंप जो है वो पीस मेकर होगा और ये पीस कायम करेगा। लेकिन सर, जैसे ही ट्रंप आया, दावे ये ज़रूर कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सी जंगें रुकवाई हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, फ़लस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है उस हवाले से, अब ईरान में जो जंग है उस हवाले से, अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की मकबूलियत में खासी कमी आई है। और जितने भी पहले हवाले आपने दिए, जितने भी वाक़यात थे सर, उसके ताने बाने तो इसराइल को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। और अब अमरीकी ये कहते हैं कि हम इसराइल को मज़ीद सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ईरान से जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। तो सर, अब आगे क्या होगा, आगे क्या आप देखते हैं? देखिए, अमेरिकन अवाम जो हैं वो तो इतना इसके खिलाफ हैं कि जितने मुजाहरे अमेरिका में हुए हैं फलस्तीनियों की सपोर्ट में, जी, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं भी नहीं हुए। अमेरिका में प्रोटेस्ट इतने हुए हैं, और अभी परसों 9 मिलियन अमेरिकनों ने ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही सर, नो ठीक है ना? किंग्स। लेकिन मैं एक चीज ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आखिर कौन इतना इनकरेज कर रहा है कि तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा और तुम बड़ी फड़े मारो, ये करो। तो इसने तो फिर खुद कहना शुरू कर दिया था कि आई डोंट बिलीव इन द यूएन चार्टर, मल्टीलैटरलिज्म इसने फिर
बिल्कुल खत्म कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को नाकारा बना दिया। अब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज सेट असाइड, और सेनेट में थोड़ी सी मेजॉरिटी थी, बाकी अगर कांग्रेस में हाउस में मुखालफत थी तो उनको खामोश करता गया। कभी शट डाउन हो जाता है, कभी ओपन हो जाता है। 1 साल भी नहीं हुआ होगा अभी इसको, तो इसने ये सारी जो जंग वाली कैफियत जी। है वो इम्पोज कर दिया है। तो इस जंग वाली कैफियत में इसने ये कहा था कि इसका ख्याल था कि बस ईरान जो है ये 2 दिन में सरेंडर कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। रिजीम हम चेंज कर देंगे। ये सारा इस इम्प्रेशन से इसने वो मारधाड़ शुरू की थी और वगैरह दी। लेकिन जब इसने जंग शुरू की तो ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई है, वो रेजिलियंस दिखाई है कि मैं कहता हूं आज तक किसी ने भी, किसी मुल्क ने, किसी ताकत ने दुनिया की अमेरिका क्या किसी भी और सुपर पावर के सामने इतनी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं इसने और अभी ये क्लेम करता है कि मैंने ईरान को पछाड़ दिया है। जी। ईरान तो ऑलरेडी ये जंग जीत चुका है, मैं बताऊं, ये जंग जीत चुका है। ट्रंप जो है और इसराइल दोनों ये जंग हार चुके हैं और इस वक्त सिर्फ रास्ता तलाश कर रहे हैं किस तरह बाहर निकले। सर, अब ये वो जो रास्ता जो ये है जो रास्ता तलाश किया जा रहा है, ये जो फेस सेविंग अमेरिका को चाहिए, ये फेस सेविंग अब किस तरह से मिलेगी? क्योंकि ये जंग शुरू भी अमेरिका ने की थी और इखलाकी तौर पर तो ये जंग ख़त्म भी अमेरिका को ही करना चाहिए। सर, क्या ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास, इसराइल के पास कि फेस सेविंग भी हो जाए और इस जंग से वो बाहर भी निकल आए? ये जो बात है ना कि अमेरिका ने शुरू की थी तो अमेरिका ने खत्म करनी है, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने जंग हारी है और अमेरिका ने अब जो सिचुएशन हो रही है, ये जंग जो है ये खत्म ईरान करे। अच्छा। और ईरान ने कह दिया है कि वी नो व्हेन टू एंड, हमने खत्म करनी है, इसने शुरू की थी। तो ये इसको इस तरीके से सोचना है कि इसके पास अब कुछ चारा नहीं, और ये जो भी कुछ करना चाहता है ईरान ने इसको कह दिया है कि हम अब तुम्हारे फौजियों का इंतजार कर रहे हैं। जी सर। और उनको ये अच्छी तरह पता है कि जहां भी ये फौजी लेकर गए हैं, ये हिस्ट्री तारीख नजर दौड़ा लीजिए, दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका, ये दरअसल अमेरिका की एक प्लानिंग थी दूसरी जंग के बाद कि हमने कुछ अज़ाइम थे। एक ये था सबसे बड़ा, सोवियत यूनियन जो दूसरी जंग अजीम में अमेरिका का पार्टनर था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद फिर वो एक राइवल के तौर पर, एक सुपर पावर के राइवल के तौर पर उभरा। तो एक सर्द जंग लड़ी गई जो कि इंडिया अमेरिका ने लड़ी थी। उसको इनफैक्ट मैं उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ। वो थी सर्द जंग, कोल्ड वॉर, यानी लड़ाइयां नहीं हो रही थी मगर कोल्ड वॉर थी। और उसमें आखिर वो सर्द जंग फिर खत्म करवाई और उसमें हमारा रोल था, मैं बताऊं, क्योंकि इसने शुरू किया जो कोरिया, वहां से वियतनाम से, कंबोडिया से, ईस्ट एशिया के ममालिक थे, कोरिया से, और हमसे भी फौज मांगी थी। हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था 1950 में, तो उस वक्त ट्रूमैन ने कहा था कि वी नीड एक मिलिट्री कॉन्टिजेंट, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो ये हमारी तरफ से इसको एब्सोल्युटली नॉट के इन लोगों को मैसेज मिलते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये जंगें लड़ते रहे। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इस तरह के बहुत संगी हालातों, वाकयात आपकी नज़र से गुजरे होंगे। आप एम्बेसडर टू ईरान भी रहे हैं सर। अब इस जंग में जिस तरह से आपने बात की कि शुरू अगर अमेरिका ने की है तो ख़त्म इसको ईरान करेगा, सर ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या इसको मज़ीद जंग को आप तवील देख रहे हैं या बहुत जल्द जंग बंदी या मुस्तकिल हल इसका निकलने वाला है? और ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान की जो रेजिलियंस है, ईरान के पास जो कैपेसिटी मौजूद है, सर कैसे उसको रीड करते हैं आप? देखिए, ईरान ने 5 पॉइंट दे दिए हैं, अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए हैं जी, और ईरान ने 5 पॉइंट दिए हैं। और उन 5 पॉइंट में क्लियरली ये कह दिया है कि जो तुमने मुझे डैमेज किया है अब तक, मेरा वो रेपेरेशन दो, उसका मुआवजा दो और सैंक्शन खत्म करो जी। और ये जो फौजी अड्डे खलीज की रियासतों में तुमने कायम किए हैं वो उठा लो। उन अड्डों पर को इस्तेमाल करते हो तुम, उन अड्डों की, उन मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल करते हो दूसरों की जंगें लड़ने के लिए। तो वो बड़ी सुलझी हुई बातें उसने कर दी है। गारंटी चाहेगा ईरान कि आइंदा इसकी जरूरत ना पड़े।
और वो इसी किस्म के तरीकों से ये जंग खत्म होगी। वरना तो ये इसको तो ट्रम्प जैसे बंदे को तो ये है कि सुबह को उठता है कहता है मैंने इधर जी। जंग करने, कभी वो ये है ना अनप्रिडिक्टेबल। कि जो वेनेजुएला के सदर पे जो इसने किया उसको गुंडों की तरह हम्म। उसको किडनैप किया है, हम्म। उसको उसकी बीवी समेत, और वो अभी तक अपने पास रखा हुआ है जेल में। हम्म। अभी क्यूबा को धमकी दी हुई है। यानी हम्म। इसने सोचा है, इस तरह मोहल्ले में गुंडे होते हैं ना, ये उस तरह का कारोबार कर रहा है। हम्म। तो अब ईरान ने इसको सबक सिखा दिया है। तो लेट्स होप कि ये सीज फायर भी हो जाएगी। सर, आखिरी और आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का बस जो मैं ये किरदार है और कहूँगा, सिफारतकारी की जो पाकिस्तान ने एक ऑप्शन चूज़ किया सर, मीडिएटर के तौर पर सामने आया है, कैसे आप देखते हैं सर इसे? पाकिस्तान ये है कि हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी अहमियत की हामिल है हम्म। जिसके तहत अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है, और ईरान हमारा चूंकि बड़ा भाई की तरह है, हम्म। तो ये हमारी लोकेशन की वजह से हमें ये रोल मिला है। तो ये इस तरह से जंग नहीं खत्म होगी। ये जंग सिर्फ उसी तरह होगी कि सीज फायर होगा, हम्म। और सीज फायर के बाद बाकायदा ये जो इस्लामी ममालिक हैं, ये मैं हम्म। अब आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ जी। कि ये 8 या 10 ममालिक से जो हैं खलीज के, और जॉर्डन और इजिप्ट को शामिल करके ईरान, पाकिस्तान, टर्की, जी। सबको मिलाकर हमें एक ऐसा ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना होगा हम्म। जिससे हम आपस में इन लोगों के दरमियान एक यूनिटी पैदा करें, ताकि हम्म। कल को ट्रंप जैसी शख्सियत की हिम्मत न पड़े कि इस खित्ते में जंग वार करे। बिल्कुल सही और सर, यानी उसके आप। लिए हम्म। पाकिस्तान ने भी आगाज कर दिया है। लेट्स जी। होप फॉर द बेस्ट, बस ये बिल्कुल है। सही सर, यानी मुस्लिम ममालिक को अपने एक अलाइंस बनाने की ज़रूरत पाकिस्तान ने आगाज़ कर दिया है, दीगर ममालिक को भी इसका साथ देना होगा अगर हम अमेरिका को सुपर पावर का जो खुमार है उससे निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, शमशाद अहमद खान साहब, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर टू ईरान, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान जंग का 32वां रोज़ है और अमेरिका और इसराइल की तरफ से बर्बरियत का सिलसिला जारी है, और अब इतलात ये हैं कि बड़े ख़तरनाक किस्म के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान पर यह बमबारी हो रही है और बर्बरियत हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में भी जो बमबारी का सिलसिला है वो जारी है और बर्बरियत का सिलसिला भी जारी है। इस सब पे बात करने के लिए डिफेंस एनालिस्ट और चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फ़राह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहती हूँ। सर, एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात की बात कर रहा है, एक तरफ डेडलाइन दे रहा है कि हम अप्रैल के शुरू में ही चाहते हैं कि जो ईरान के साथ मामलात हैं वो तय पा जाएं, और दूसरी तरफ सर हम देख रहे हैं कि बमबारी भी हो रही है, फिर भारी भरकम बस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। तो कैसे आप देखते हैं, क्या ये मुज़ाकरात चाहते हैं या ये मज़ीद कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात तो ज़रूर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी सूरत ये यहाँ से फेस शेविंग लेके निकल जाएं। ये भी चाहते हैं कि एक कंसोर्शियम बन जाए जो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करे और ये विक्ट्री साइन के साथ विक्टोरियस अंदाज में बाहर निकल आएं। ये तो उनकी ख्वाहिशात हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान किसी भी किस्म की जो एक अपनी जो 5 शराइत हैं उनसे वो हटना नहीं चाहता, और वो ये कहता है कि ठीक है, हमने अभी एक बहुत हैवी प्राइस पे की है, जैसे आप फरमा रही हैं कि GBU-57 बॉम्ब्स का, बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, और नेतन्स के अंदर, फरदौ के अंदर और इसी तरीके से इस्फहान के ऊपर बमबारी की गई। एक तरफ कहा गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ बमबारी कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि अमेरिकन जो इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो धोखे दे रही है? क्या धोखे देना एक सुपर पावर को ज़ेब देता है? और क्या इस किस्म के ओछे हथकंडों से वो ईरान को कोई ज़ेर कर लेंगे? तो लगता तो ये नहीं है, क्योंकि ईरान ने, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कमाया क्या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उन्होंने अपनी कौम का किरदार बनाया, और कौम का किरदार जब बनता है तो उसके अंदर नेक हुक्मरानों का अमल होता है जो बोरियां नशीन होते हैं। और यही वजह है कि आज वो कौम मगरिब की नमाज के बाद हर रोज हुकूमत के साथ एहतजाज, जो इजहार यकजहती का मुजाहरा करने के लिए सड़कों पर निकलती है। अब जो एक तरफ से जहां ये मामला है, वहीं आप देखें कि अमेरिका के अंदर 3200 शहरों के अंदर 80 लाख लोग 50 रियासतों में बाहर निकले हैं, और इससे दबाव बढ़ रहा है। सही। और जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन अमेरिका देख रहा है, और साथ साथ
इजराइल के अंदर भी मुजाहरे फूट पड़े हैं और लोग हुकूमत मुखालिफ हो गए हैं। और ना उन्होंने ये सोचा था कि 32 दिन बंकर के अंदर गुजारेंगे, ना ये सोचा था कि इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है वो इतने मफलूज हो जाएंगे कि वो ईरान के मिसाइल ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश के कतरे। तो ये इसका मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में नकब लग चुकी है। आप देखें, जेडी वेंस एक जगह ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जंग खत्म होने के करीब आ गई है और मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, और दूसरी जानिब सदर ट्रंप रोजाना नित नए बयान दे रहे हैं। इससे ये जो कलाबाजियां खा रहे हैं, इससे ये देखिए, ये मेरे ख्याल में ये जो बंदर तमाशा है ये उनको बंद कर देना चाहिए, देर नहीं देता। या वो जंग की बात करें और या फिर वो अमन की बात करें। पाकिस्तान जिसने एक इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, उनको पाकिस्तान के हवाले से देखें, जब पाकिस्तान जैसा मुल्क मुज़ाकरात के ऊपर एक कोशिश कर रहा हो तो आप उस टाइम पे बमबारी करके साबित क्या करना चाहते हैं कि आप इजराइल के एजेंडे पे चल रहे हैं। जेडी वेंस और जो अब्दुल्ला साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ईरान को इसीलिए तो कंफ्यूजन है, ईरान इसीलिए तो ट्रस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन पहले भी हमने देखा कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात हो रहे थे और अटैक किया गया। हम जलालुल फराज साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जलालुल फराज साहब, ईरान ने इस्फहान में $3 करोड़ अमरीकी ड्रोन मार गिराया है, लेटेस्ट अपडेट ये है, और ईरान ने इसराइल की हीफा ऑयल रिफाइनरी पर दूसरा बड़ा हमला भी किया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हाल इसराइल ने फ़लस्तीन का किया था और फ़लस्तीनी जो चाहते थे कि जिस तरह का जवाब इसराइल को दिया जाए, ईरान वो जवाब दे रहा है। फ़लस्तीनी ईरान की रिटेलिएशन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसराइल का जो हाल हो रहा है, इसराइल में जो बमबारी हो रही है, वहाँ पे लोग छुपे बैठे हैं और वहाँ के शहर जो हैं वो बिल्कुल खंडर बन रहे हैं, तो फ़लस्तीनी इसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुहतरमा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इसका बड़ा क्लियर अल्फाजों में आपको और आपके नाज़रीन को इसका जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये फ़लस्तीनी इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है यकीनन खुशी की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने हमने कभी इसराइल का हश्र देखी नहीं है जो अभी ईरान कर रहा है इसराइल के साथ। इसराइल में एक चीज़ है जो दुनिया को पता होनी चाहिए कि इसराइल का जो अंदर मीडिया है वो एक झूठा मीडिया है। इसराइल का जो मीडिया है वो शबाक और मोसाद के कंट्रोल में, इसलिए कि वो अपने असल और हकीकत जो तबाही तल अवीव के अंदर है वो नशर नहीं करते हैं, यानी कवरेज करना नहीं देते। ये मोसाद और शबाक है। तबाही वहाँ पे तो जितना इंटरनेशनल मीडिया बता रही है इससे ज्यादा तबाही वहाँ पर हुई है, इसराइल को इससे ज्यादा नुकसानात हुई है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, एक बात है फलस्तीनियों की जो आपने जिक्र किया, देखिए मोहतरमा, जुमला कहूंगा शायद आपको मुनासिब लगे नहीं लगे, हम जो फलस्तीनी इस चीज को नहीं देखते हैं कि जो कम अक्ल लोग को समझते और सोचते कि जी सुन्नी और शिया है, ये चीज हमारे में है नहीं। सही। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त इसराइल से बदल दिया जा रहा है। इसराइली जो अवाम है इनके साथ वही हो रहा है जो गज़ा के साथ हो रहा है। ये शायद इसराइल को ये गलत फहमी हुई है जब ईरान पर इन्होंने हमला किया है, वो ये समझते कि ये गज़ा है। गज़ा नहीं है, ये ईरान है, और गज़ा और ईरान में बड़ा फर्क है। तो मैं तो अगर आपको कहूँ कि फलस्तीनी अवाम खुश है और फलस्तीनी अवाम इस रिटेलिएशन से बहुत ही खुश है और रात दिन आसमान की तरफ देखते हैं और इंतजार करते हैं कि ईरानी मिसाइल कब तल अवीव के ऊपर बरसाएंगे। तो ये चीजें हमारे लिए मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला। बिल्कुल सही है। जलालुल फराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है, जो कि बातें हो रही हैं कि मुस्लिम ममालिक को अपना एक अलायंस बना लेना चाहिए अगेंस्ट इसराइल और अगेंस्ट एनी पावर जो नुकसान पहुंचाना चाहे मुस्लिम ममालिक को, वो कितना ज़रूरी है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, जो शराइत अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, फिर ईरान ने भी अपनी शराइत सामने रख दी हैं, आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे अगर बैठेंगे तो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो मानी जा सकती हैं और किन शराइत पर सीज़ फायर हो सकता है? देखें, जलाल साहब ने जो बात कही है, आपने उनसे एक सवाल पूछा कि कितने खुश हैं फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन को छोड़े, आप मुझे बताएं
क्या पाकिस्तान में खुश नहीं है? बिल्कुल है। क्या पूरी दुनिया में खुश नहीं है? बिल्कुल क्या अमेरिका में लोग खुश नहीं हैं? अमेरिका में भी खुश हैं। माँ सवाए वहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कुछ लोगों को तकलीफ है और वो भी उनके जाती मकासद हैं सर उसमें, अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। देखें, जो मासूम शहरी हैं उनका वो जिस तरह से परेशानी का शिकार हैं या उनका जो कत्ल हो रहा है, हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि मासूम शहरी चाहे जहाँ पे भी, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी ये धाक बिठाई हुई थी कि हम जहाँ चाहें कुछ भी कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको जवाब दिया जा रहा है, और वही बेचैनी जो वो मुस्लिम ममालिक में क्रिएट कर रहे थे अब उनके अंदर भी मौजूद है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। मैं यही आपसे गुजारिश करूं कि इस्लाम तो ये कहता है कि एक तरफ इंसान की जान हो और एक तरफ खाना काबा हो, तो इंसान की जान बचाई जाए। इसलिए यहाँ ये बात दुरुस्त है। हमारी खुशी इस बात की है कि वो लोग जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कहते थे, जो नऊज़ुबिल्लाह खुदाई के दावेदार बन गए थे, आज उनको एक उनकी औकात नजर आ रही है। ये है वो असल बात। जहाँ तक आपने कहा कि किन शराइत के ऊपर, शराइत तो जो इस टाइम पे रखी हैं, आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका उनको मानना शुरू हो चुका है। जो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करें, और वो आप देख लें कि उन्होंने ईरान के तेल को इजाजत दे दी है। और साथ ही साथ रजीम के हवाले से वो बात खत्म हो चुकी, क्योंकि रजीम तो अब उन्होंने कबूल कर लिया। और आपने खुद डोनाल्ड ट्रंप का कल बयान सुन ही लिया कि जिसके अंदर वो कहता है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ बात हो रही है। अच्छा, आयतुल्लाह का आपने उनके वालिद को शहीद करके आप उनके बेटे से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनमें कैसी, मतलब मैं समझता हूँ हैरान कुन ये गुफ्तगू एक ऐसे शख्स जो कि पता नहीं कैसे लोगों को अमेरिका का सदर बना देते हैं। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। लेकिन अब जो आबनाए हुर्मुज के हवाले से कि अगर आबनाए हुर्मुज ना भी अगर हमारे हमने खोली गई तब भी हम जो है वो ये जंग खत्म कर, तो इससे तो आबनाए हुर्मुज वाला भी मामला खत्म हो गया। तो ईरान की शर्तें मानी जा रही हैं। अब देखना यह है कि ईरान अपने आप को कितना असर्ट करता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, और ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये 10 दिन के अंदर जंग कोई अपने मंतकी नताइज पर पहुंचती है तो फिर तो ये अच्छा होगा पूरी दुनिया के लिए, मशरिक़ वुस्ता के लिए और खुद ईरान के लिए होगा। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता तूल पकड़ती है और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की गलती अमेरिका करता है तो ये जंग मशरिक़ वुस्ता को भी खत्म कर देगी और खलीजी ममालिक को बर्बाद करके रख देगी, और ईरान के अंदर एक ऐसी लंबी जंग शुरू हो जाएगी जो बहुत ही हौलनाक तबाही पूरी दुनिया के लिए लाएगी, क्योंकि ईरान वो कौम है ही नहीं जिसने हार माननी सीखी हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नसीर वागा साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। वागा साहब, हम बात कर रहे हैं जंग के हवाले से, 32 रोज़ हो गए हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ से बमबारी का सिलसिला जारी है और हैवी बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन ईरान किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान प्रॉपर तौर पर रिटेलिएट कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान किसी तरह से सीज़ फायर हो सके, मामलात कुछ तय पा जाएँ। आप अब क्या देख रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी कि सिर्फ थोड़ा सा मशरिक़ वुस्ता में सुकून आता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, अमन और सुकून की दुआ तो ज़रूर की जा सकती है, लेकिन सूरत हाल आए रोज़ गंभीर होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने ऐलान किया, अमेरिका ने और इसराइल ने, कि ज़मीनी फ़ौज हम ईरान में दाखिल करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। अभी अभी बरतानिया ने और दूसरे कई ममालिक ने इस हवाले से अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम किसी सूरत भी जो ट्रूप्स हैं, जो ज़मीनी फ़ौज के लोग होंगे, उनमें हम किसी सूरत भी शरीक नहीं होंगे। जो कहा जा रहा है कि 13,500, 14,000, 15,000 तक जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनको ईरान में दाखिल किया जाएगा। यकीनी तौर पर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल अमेरिका सामने लेकर आता है तो इस वक्त जो जंगी जनून उनके दिमाग पे सवार है वो मजीद ऊपर हो जाएगा, जो इस खित्ते के लिए मजीद तबाही का बायस बनेगा। यकीनी तौर पर हमें उम्मीद और दुआ ही करनी चाहिए, जिसमें कि पाकिस्तान का बहुत ही अहम किरदार नज़र आ रहा है कि वो दोनों फ्रीकैन, बल्कि तीनों फ्रीकैन के दरमियान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से
हालात ठंडे हो जाएं और जंग बंदी हो जाए, आर्जी तौर पर ही चलें, अगर मुस्तकिल नहीं तो सोचने का मौका दोनों। वाक़ई साहब, ये जो ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि अगर अमेरिका ने ये गलती की तो फिर एक और बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी अमेरिका की, क्योंकि जो थे इनके मुस्ताफ़ी सिक्योरिटी ओहदेदार अमेरिका के, वो भी आवाम से अपील कर रहे हैं कि मना करें कि ज़मीनी कार्रवाई ना हो। अगर ये ज़मीनी कार्रवाई होती है तो जंग मज़ीद कशीदा हो जाएगी। यही वजह है ना कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने और इसके अलावा बरतानिया ने भी फौरी तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि हम किसी सूरत भी ज़मीनी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, जबकि अमेरिका को ये उम्मीद थी कि शायद दूसरे ममालिक दुनिया के जो हैं वो मेरे साथ ज़मीनी कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और शायद हम ईरान को नेस्तो नाबूद खुदा न खास्ता करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए 23 रोज़ से मुसलसल 32 रोज़ से मुसलसल आप देख लिए बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रहे हैं और अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से वो ईरान को ज़ेर कर सकें। लेकिन अब हमारी नज़र में या तमाम जो दुनिया देख रही है, इस वक्त ईरान जो है वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप इस बात से इनकार नहीं है कि इस पूरी सूरत हाल से पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, इस खित्ते का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ। आलमी मईशत के हवाले से हम यकीनन बात करेंगे। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, पैनल मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जलालुल फराह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जलालुल फराह साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि इस्राएली मेयर इंटरव्यू के दरमियान वो रो पड़ा जब वो बर्बरियत की बात हो रही थी और ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है इसराइल पर, तो इसराइली अवाम कितनी खिलाफ है जंग के और कितना अगेंस्ट है वो नेतन्याहू के, और फिर मेयर का इस तरह से रो पड़ना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अव्वल तो एक मेहर नहीं था, वो 2 मेहर जो रो रहे थे, ये कह रहे थे कि जी हमें 15 सेकंड मिलते हैं कि हम अपने मतलब उसमें छुपने के लिए। जी। और इनके अलावा भी इसराइल का जो नाजायज रियासत का जो सफीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी रो रहा था। चले कम से कम इनको पता तो चल गया, तो गजा के अवाम के साथ इन्होंने जो खुद इसराइल इस नाजायज रियासत ने किया है, आज तो इनको ये इनका साथ भी हो रहा है। बाकी रहा सवाल, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे कि ईरान ने जब भी हमला किया है, कभी भी, मैं कोई ईरान का एंटी ईरान नहीं हूं, ना मैं ब्रो ईरान हूं, लेकिन ईरान ने जब भी हमला किया कभी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है, निशाना नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइल ये जो नाजायज, हाँ बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। मैं कोई ईरान के हक में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ कि कभी भी ईरान ने इसराइली सिविलियन लोगों को टारगेट नहीं किया। अलबत्ता इसराइल जब भी हमला किया है, चाहे वो अस्फहान के ऊपर है, चाहे तबरेज के ऊपर है और मुख्तलिफ इलाके हैं ईरान में, वो सब सिविलियन लोगों के ऊपर है। जंग के आगाज में बच्चियों के स्कूल पे हमला कर दिया, इससे बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है? इनको कम से कम अभी तो कम से कम आपने जो सवाल किया ना, इसराइली अवाम अगर हम ऊपर आ गई है ना, अभी जब इनको ऊपर आ गए तो वो एहतजाज बने, और इनका सामने जब गजा के अवाम 2 साल, मेरे बच्चे, मेरे कौम, मेरे अवाम टुकड़े हो रहे थे, जिनको जलाया जा रहे थे, तो उस वक्त ये इसराइली अवाम किधर थे, क्यों खामोश थे? और आज जो कल बात हुआ, ये जो कानून बात हुआ है, उसमें इसराइली अवाम किधर है? आप छोड़िए ये बातें हैं। इसराइली अवाम जो है वो अपने हुकूमत के खिलाफ है, वो सिर्फ खिलाफ इसलिए कि अभी इनको ऊपर आ रही है, अभी वो खुद चुप रहे हैं, अब वो खुद मर रहे हैं, अब इनकी जिंदगी मुतासर हो रहा, बाकी ये नहीं है कि वो इनके अंदर कोई इंसानियत। अच्छा जलालुल फराह साहब, अगर हम इसराइल की बात करें तो उन्हें इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। एक हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, दूसरा लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह के जो हौसियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो इसराइल इस वक्त खासा परेशान है। नेतन्याहू पिछले दिनों वो तो मंजर से ही गायब रहे और ये खबरें भी आई कि शायद ये वो दुनिया में ही नहीं है, तो इस वक्त क्या बेचैनी चल रही है इसराइल के अंदर? देखिए, इसराइल के अंदर बेचैनी ये हो रही है कि सबसे पहले बात तो ये कि कई मुहाज़बत इसराइल एक ही टाइम पे लड़ रहा है। एक तो लेबनान पर हमला कर रहा है जनाब, अभी ईरान के साथ भी कर रहा है, गजा का भी, वैसे गजा इनके लिए अभी तो खतरा तो नहीं है, मगरिबी किनारे के अंदर भी
वगैरह। तो इसके अंदर इसराइल के अंदर यही इस बात की परेशानी है। ये जो नाजायज दहशतगर्द वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने कोई अहदफ हासिल नहीं किया, ना वो गजा की जंग में इन्होंने हासिल किया है और ना ही ईरान के साथ जंग में इन्होंने कोई अहदफ हासिल किया। मैं बड़ा 1 मिनट के अंदर आपको मैं बता दूं इनका क्या अहदफ था गजा के अंदर है कि मैं गजा के अंदर मुजाहिदीन को खत्म कर दूंगा। खत्म तो नहीं हुआ है। मैं इस गजा के अंदर इनका ये हदफ था कि जनाब जो मगवी थे या गुमाली है इसराइली, इनको ताकत से मैं बाजियाब करूंगा, नहीं कर सका। गजा हमास के मुजाहिदीन को हथियार डालना भी मजबूर करने की बात है, वो भी इसमें नाकाम हुआ। फलस्तीनी को बेदखल करने का इनका एक हदफ था, वो भी इसमें नाकाम हुआ। अच्छा, ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने का इनका भी हदफ था, वो भी इसमें नाकाम हुआ। ईरान की ताकत को खत्म करने का वो भी इसमें नाकाम हुआ। ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ उकसाने की, वो भी इसमें नाकाम हुआ। तो मेरे ख्याल में इतनी नाकामियों की वजह से ये नाजायज दहशत का दहशतगर्द मेरे बच्चों का कातिल नेतन्याहू परेशान तो होना है ना। और आखिरी बात यही, अभी इसमें भी इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस है इस खबीस के ऊपर, उसमें भी ये बाकायदा इसको जो माफी मिल रही थी, सदारती जो माफी है, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, जंग में कुछ अहदाफ सेट किए जाते हैं जो फरीक होते हैं, और उन अहदाफ में अगर वो हासिल नहीं कर सकते और नाकामी होती है तो सर आखिरी हरबा होता है फिर फेस सेविंग का, और अमेरिका इस वक्त फेस सेविंग चाहता है। अमेरिका तो फेस सेविंग चाहता है, क्या इसराइल भी चाहता है कि फेस सेविंग करते हुए हम इस पूरी सिचुएशन से आउट हो जाएं, या इसराइल चाहता है कि नहीं, ये जंग इसी तरह से चलनी चाहिए और चाहे अमेरिका को नुकसान होता है तो हो, अगर अमेरिकी अवाम उनके खिलाफ है तो भी हो, और इसराइल के अंदर से भी अगर बगावत हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या फेस सेविंग चाहते हैं या नहीं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अमेरिका तो फेस सेविंग चाहता है और यही वजह है कि वो ये चाह रहा है, वो ये सारा बयानिया बना रहा है कि उनकी हमने आर्मी भी खत्म कर दी है, उनकी एयरफोर्स भी, नेवी भी, सब मखसूस अहदाफ, और हमने रिजीम भी चेंज कर दिया। ये सारे क्या हैं? सबको पता है, दुनिया को, दुनिया बेवकूफ नहीं है, उनको इल्म है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या फेस सेविंग देख रहे हैं। लेकिन इजराइल का जहां तक, देखिए, इजराइल तो चाहता है कि इस टाइम पे ये जंग खत्म हो, लेकिन नेतन्याहू जो एक दहशतगर्द है, आलमी मुजरिम है, वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि 27 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात के अंदर उसके नसीब में जिल्लत लिख दी गई है और अवाम आज सरापा एहतजाज हैं। जैसे अभी आपने देखा, मेयर कौन होते हैं? अवाम के नुमाइंदे होते हैं, और वो जो 2 मेयर अगर रो रहे थे या यूनाइटेड नेशन में बैठा हुआ उनका मंदूब रो रहा था तो उसकी कोई वजूहात नहीं। इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि इजराइल के अंदर एक ओपिनियन का स्प्लिट आ गया है, और खास तौर पे जैसे अभी उसको पार्डन के लिए कहा गया कि नेतन्याहू को माफ कर दिया जाए करप्शन के ऊपर, और कनेक्टिकट के अंदर खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप ने यह खिताब किया था कि आप उनको माफ कर दें, और फिर बाद में दोबारा भी रिक्वेस्ट की, जिसके ऊपर उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं नहीं माफ कर सकता। वागे साहब, हम देख रहे हैं कि जो हमारे वजीर खारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना भी गए हैं और मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं उसको आगे ले जाना चाहते हैं। चाइना और रशिया 2 बड़ी ताकतें हैं और बड़ा अहम रोल है उनका। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की सिफारतकारी को, क्योंकि सर ये जो जंग है आलमी मईशत को तबाह बर्बाद कर रही है? अच्छा, सारी दुनिया ने देखा कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सफारतकारी दुनिया में नंबर 1 रही है, जिसकी वजह से भारत में आग लगी हुई है। वो हर मरहले में मात खा गए हैं, पीछे रह गए हैं, और वहाँ की पब्लिक भी कह रही है अपने नुमाइंदों को कि आप पाकिस्तान की सफारतकारी तो देखें कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जब ये जंग शुरू हुई तो इसराइल के और अमेरिका के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वहाँ कई कमेटियाँ हैं, कोई दिफाई कमेटी, कोई डिफेंस कमेटी है, कोई उनके पैसे लेन देन की कमेटी है, अखराजात की कमेटी। उनको जब इस जंग के बारे, जंग होने से पहले ब्रीफिंग दी गई और उनको जो टारगेट्स बताए गए वो बड़े डिफरेंट थे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब दोनों मुल्कों के अंदर उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से दोनों हुकूमतों को इंतहाई मुश्किल का सामना है। वो कोई जवाब देने की पोजीशन में ही नहीं है अपनी पब्लिक को कि हमने ये जंग
क्यों शुरू की थी? यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी के ज़रिए अमेरिका, इसराइल और ईरान को इकट्ठे करने की कोशिश की, तो ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। और इसके साथ साथ आप देख लें, सऊदी अरब को साथ लिया, तुर्की को साथ लिया, मिस्र को साथ लिया। जब ये सारे मुल्क इकट्ठे होके इस बात पे सोच रहे हैं और भारत बिल्कुल अलग थलग है, उससे किसी ने पूछा तक नहीं कि आप भी यहाँ कोई मैटर करते हैं, कोई आपका भी वजूद है कि नहीं। वो बैठे हैं खामोशी से। हमने देखा नहीं जयशंकर ने कितनी गलत जबान का इस्तेमाल किया जब उनसे पूछा कि आप कोई रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे, तो उन्होंने जो अपनी जेलसी का इजहार किया। पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।